जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने मस्कारेनिक एंटागोनिस्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो कौन सी नेचर के होते हैं? जिस तरह हम लोगों ने ये बात की कि कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स इंक्लूड टू टाइप्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्कारेनिक रिसेप्टर्स। बेसिकली जो मस्कारेनिक रिसेप्टर्स हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने M3 M5 और M1 जो है वो GQ से बिलोंग करे थे, और M2 M4 जो है वो जे इनहिबिटरी थे। लेकिन जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, इनकी जो नेचर है वो ये है कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स के ऊपर जब आके एगोनिस्ट बाइंड करता है तो उसके रिजल्ट में चैनल की ओपनिंग होती है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, डीपोलराइजेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और भी बहुत से इफेक्ट्स आते हैं। तो वो डिपेंड अपॉन के कहाँ से जो है ना इनर्वेशन मिल रही है। बेसिकली सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ऊपर जो प्रेजेंट है उनकी एगोनिज्म हुई है, उनको उनके ऊपर एगोनिस्ट अटैच हुआ है, या जो सिंपैथेटिक के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है वो एगोनिस्ट आकर अटैच हुआ है, ठीक है। या फिर सेंट्रली जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसके ऊपर अटैच हुआ है, या फिर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट ये कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनकी नेचर जो है वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। और निकोटिनिक रिसेप्टर्स की अगर लोकेशन की बात करें तो वो सेंट्रली भी प्रेजेंट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक भी आ रहा है और सिम्पैथेटिक भी आ रहा है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका जो गैंग्लिया है उसके ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, हम लोग उन्हें न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, या गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी आप कह सकते हैं। इस तरह सिम्पैथेटिक जो हमारे पास नर्व होते हैं उसका जो गैंग्लिया उसके ऊपर भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक पर भी हैं, सिम्पैथेटिक पर भी हैं। और दोनों में जो एगोनिस्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर्स का वो एसिटाइलकोलिन ही है। एसिटाइलकोलिन ही आके बाइंड करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के केस में जो इफेक्ट्स होते हैं वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स वाले होते हैं। मतलब एसिटाइलकोलिन आके अटैच हुआ और जिस तरह हम लोग कहते हैं भाई जीआईटी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, मोटिलिटी ज़्यादा हो गया, और डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो गया, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और जब सिम्पैथेटिक के केस में ये होता है कि एड्रिनल मेडुला के थ्रू फिर एपिनेफ्रिन और नो एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर वगैरह भी हाई होता है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। और इस तरह से ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ना, सिंपैथेटिक के केस में सिंपैथेटिक वाले आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक के केस में पैरासिम्पैथेटिक वाले आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे जो है वो एगोनिस्ट आके अटैच हो रहा है, कौन से रिसेप्टर पे, ठीक है। अब इसलिए हमें लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि जो सेंट्रली भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होते हैं। दोनों की नर्व के जो गैंग्लिया है उसके ऊपर भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और एट द सेम टाइम जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है, नर्व और मसल, इन दोनों के दरमियान जो जंक्शन होते हैं उसे हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। बेसिकली उसके ऊपर भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग इस तरह निकोटिनिक रिसेप्टर्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। अब इसके केस में हम लोग अगर बात करें तो एगोनिस्ट जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स का वो एसिटाइलकोलिन होता है। जब वो एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करता है तो पैरासिम्पैथेटिक के केस में वो इफेक्ट्स और सिम्पैथेटिक के केस में सिम्पैथोमाइमेटिक वाले इफेक्ट्स होंगे। और उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर भी ये होगा कि वो जब आएगा तो फर्दर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, और क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होगी, और इस तरह से साइनेप्टिक क्लैप में। अब ये हमें क्लियर हो गया निकोटिनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन और उनकी टाइप के, उनकी नेचर क्या है और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोगों ने जो आज डिस्कस करना है वो बेसिकली गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स को डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग पैरासिम्पैथोलिटिक्स जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स कॉलिनर्जिक के अंदर आ रहे थे, तो हम लोगों ने जो अब एंटागोनिस्ट वाली जो है ना वो बेसिकली डिस्कशन करनी है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कौन से हैं? बेसिकली एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑफ बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करते हैं और आके उन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, उनको हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स बोल रहे होते हैं। बिकॉज ये जो नर्व का जो गैंग्लिया है ना, बेसिकली इस गैंग्लिया के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, पैरासिम्पैथेटिक के केस में भी और सिम्पैथेटिक के केस में भी। इसलिए जब वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो ड्रग एक्ट करती हैं दोनों पे, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, उन्हें हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कह रहे हैं, बिकॉज वो गैंग्लियन के ऊपर प्रेजेंट है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब होता क्या, निकोटीन जो है अगर हम लोग देते हैं, ठीक है, अब वो जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो सेंसिटिव है ना एसिटाइलकोलिन से भी और निकोटीन से भी, इसलिए उन्हें निकोटिनिक रिसेप्टर्स कह रहे हैं। निकोटीन जो है ना वो क्या करते हैं, लोअर डोज पे
स्टिमुलेट करती है रिसेप्टर को। लोअर डोज हमने दी, रिसेप्टर की स्टिमुलेशन हुई। हाई डोज पे क्या करेगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी और पैरालिसिस कर देगी। अब ये होता है कि जब आप स्मॉल डोज दें तो उसके केस में स्टिमुलेशन हो रही है और सारे वही इफेक्ट्स आएंगे माइमेटिक्स वाले, लेकिन जब आप हायर डोज दे देते हैं तो फिर रिसेप्टर की अल्टीमेटली ब्लॉकेज हो जाती है और पैरालिसिस हो जाती है। बेसिकली ये होता है कि ना जब हाई डोज देते हैं ना तो वो कॉन्टिन्यूस डीपोलराइजेशन हो के जो डीपोलराइजेशन का फेस है ना बेसिकली वो ग्रेजुअल हो जाता है और अल्टीमेटली जो नेक्स्ट फेस आना होता है ना डीपोलराइजेशन का वो आता नहीं है और फिर फ्लैसिड और पैरालिसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके केस में क्या हो गया, ब्लॉक द रिसेप्टर और कॉज पैरालिसिस, इंक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, और इनका जो है रिलीज वो ज्यादा हो जाता है। अब इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस सिक्रीशंस, सप्रेस एपिटाइट। अभी यह है कि अगर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की अगर हम लोग बात करना है तो बेसिकली वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और वो अगर आता है तो बेसिकली क्या होता है कि ना वो पेरिस्टाल्सिस सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और एपिटाइट जो है वो भी सप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब ये जनरल बातें की हुई हैं, अभी हम लोगों ने ब्लॉकेज की बात ही नहीं की, बेसिकली ब्लॉक हो रहा है तो हो क्या रहा है। ये सिर्फ इतनी बात हुई है कि जो निकोटिन आया उसने क्या किया, लोअर डोज के ऊपर जो है वो स्टिमुलेट कर देता है, जब हाई डोज होती है तो वो पैरालिसिस कर देता है और वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है उसको इंक्रीज करता है। नोरेपिनेफ्रिन होगी, डोपामिन होगी, ये सिंपैथेटिक के केस में हो रहा होगा। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज जो है वो इनहांस हो रहा होता है, ठीक है। और पेरिस्टाल्सिस सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज कब हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो रही है, सिक्रीशंस इंक्रीज हो रही है जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स होते हैं और एपिटाइट जो है वो सप्रेस होती है। अब मैकामाइलामीन जो है बेसिकली इट्स अ कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ गैंग्लिया। मैकामाइलामीन इट्स अ कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ गैंग्लिया, यानी कि जो गैंग्लिया उनके ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये उसको जाकर ब्लॉक कर देता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर हम इसे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस हम लोग वर्ड ही तब यूज करते हैं जब जो उसका एगोनिस्ट है उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी भी ज्यादा हो तो वो आके उस एंटागोनिस्ट को रिप्लेस कर दे। यानी कि अगर ये आके अटैच हो जाता है गैंग्लियन के निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर और एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाती है तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगी, आके इसको रिप्लेस कर देगी और खुद आके बाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से इसे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर कह रहे हैं, ये गैंग्लिया का कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। अब मैकामाइलामीन के अलावा जो ड्रग है वो हेक्सामिथोनियम भी होती है, हेक्सामिथोनियम है, मैकामाइलामीन है, ये दीज आर द गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। बेसिकली इनका यूज इतना नहीं है क्योंकि जब सेंट्रली जो डिस्चार्ज हो रहा था, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो रहा था, पैरासिम्पैथेटिक हो रहा था, ये बेसिकली उसको जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होगा कि सिंपैथेटिक तो ब्लॉक होने से ये होगा कि वो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज नहीं हो रहा, एट द सेम टाइम पैरासिम्पैथेटिक का भी ब्लॉक हो रहा है, तो वो दोनों का एट द सेम टाइम जो ब्लॉकेज है वो बिल्कुल जो ब्लॉक हो जाता है। तो उससे ये होता है फिर आगे फर्दर जो है ना और इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स, इसलिए इनके थेरापेटिक यूजेस नहीं है, मैकामाइलामीन हेक्सामिथोनियम वगैरह नहीं यूज होते। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने बताया कि वो जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, नर्व और मसल के जंक्शन में, बेसिकली जो ड्रग्स उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं उनको हम लोग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स कह रहे हैं। अब दीज ड्रग्स ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, क्या कर रही है, एसिटाइलकोलिन की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रही है, कहाँ पे, बिटवीन मोटर नर्व एंडिंग्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। नर्व की जो एंडिंग्स हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब जो नर्व एंडिंग और जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली वो क्या है, ये जो एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज और जो ट्रांसमिशन थी नर्व एंडिंग और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के दरमियान उसको ब्लॉक कर रही है। वो बेसिकली कहाँ पे है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की जो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट है वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और जो एसिटाइलकोलिन की ट्रांसमिशन है इन्होंने वो ब्लॉक कर दिया। जब एसिटाइलकोलिन की ट्रांसमिशन ही नहीं होगी, एसिटाइलकोलिन जाके रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं करेगा तो जो अफेक्ट है वो नहीं आएगा। इस तरह दिस ड्रग्स एक्ट लाइक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। अब जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स होती हैं बेसिकली उनको हम लोग फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एंड सेकंड इज डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अब जो नॉन डीपोलराइजिंग है एज द नेम इंडिकेट्स कि वो डीपोलराइजेशन करता ही नहीं है, वो डायरेक्ट जाके ब्लॉक कर देता है। जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं उनके अंदर जो ड्रग्स हैं इंक्लूड ट्यूबोक्यूरारीन है, एट्राक्यूरियम है, वेंक्रोनियम है एंड रुक्यूरोनियम है। दीज आर द ड्रग्स दैट आर नॉन डिपोलराइजिंग
न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एंड आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। बेसिकली इनकी भी कॉम्पिटिटिवनेस इस तरह है कि ये जाके ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है या एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, तो वो इनको रिप्लेस करके खुद बाइंड हो जाएगी। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं ये, नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, जब भी कॉम्पिटिटिव का वर्ड आएगा इट मींस एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की सेम साइट रिसेप्टर पे कंपटीशन है और किसी एक की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करके वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। अब ये ड्रग्स होगी, इसके अंदर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इंट्रैक्ट विद द निकोटिनिक रिसेप्टर। ये जो है ना निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ इंट्रैक्ट करता है, क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की जो बाइंडिंग है उसको प्रिवेंट करता है, एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज, डीपोलराइजेशन जो है वो डिक्रीज कर देता है, बिकॉज ये नॉन डीपोलराइजिंग है, इन्होंने डीपोलराइजिंग करना ही नहीं है, डीपोलराइजेशन करानी ही नहीं है, डायरेक्ट ब्लॉक कर देना है। डिक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देना। एट हायर डोज दे ब्लॉक द आयन चैनल ऑफ द एंड प्लेट, और जब ज्यादा डोज होती है तो फिर जो एंड प्लेट का आयन चैनल होता है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। कैन ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, एज आई हैव ऑलरेडी elaborated कि ये ओवरकम किया जा सकता है अगर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए। तो स्केलेटल मसल्स की जो ब्लॉकेड है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट फेस की पैरालिसिस है, आइस की, देन लिम्ब, नेक, ट्रंक, डायफ्राम, एट लास्ट डायफ्राम लास्ट पैरालाइज होगा। यानी कि ऑर्डर अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट। तो ये जो है ना ब्लॉकेड ऑफ स्केलेटल मसल्स इस तरह हो रही होती है जब नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट दिए हमने, तो ये स्केलेटल मसल्स का इस तरह से ऑर्डर है ब्लॉकेज का। और इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली क्या है, एज एडजुवेंट इन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के साथ साथ आप इसको भी एज ए सपोर्टिव थेरेपी यूज कर सकते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स को, ठीक है। उसके अलावा तो इंक्रीज द रिस्पॉन्स, और वो आप एक जो है ना उसको साइनर्जिज्म इफेक्ट आ सकता है, मतलब एक एडिशनल इफेक्ट मिल सकता है जब एनेस्थीसिया के साथ आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग को ऐड कर दें, क्योंकि इसने भी वही काम करना है, इसने ब्लॉकेज कर देनी है, ओवर ट्रांसमिशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और ये सब चीज़ें नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, और इस तरह से जो है ना वो एक प्रोनाउंस्ड इफेक्ट मिल जाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी यूज़ है। एंड इंट्यूबेशन, जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होती है बेसिकली उसके अंदर भी हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके ये थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एट्राक्यूरियम बेसिकली हिस्टामिन को रिलीज कर रहा होता है। तो जब आपको पता है कि कोई ऐसे ड्रग जो हिस्टामिन को रिलीज करे तो फिर वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी, एलर्जी वगैरह और इस तरह के चांसेस हो जाते हैं। और एंड मेटाबोलाइट जो है उसका लोडानोसिन है जो बेसिकली क्या कर सकता है, सीजर्स प्रोवोक कर सकता है। तो यानी कि एट्राक्यूरियम अगर हिस्टामिन को रिलीज कर देता है और उसका मेटाबोलाइट जो लोडानोसिन है अपने मेटाबोलाइट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो सीजर्स की प्रोवोक कर सकता है। तो ये एक उसका साइड इफेक्ट है। हाइपरकैलीमिया जो है वो भी कर सकता है, उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है और हाइपरथर्मिया भी कर सकता है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एट्राक्यूरियम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीसाट्रेक्यूरियम है, दिस इज द ड्रग बेसिकली जो मेटाबोलाइट हो के एट्राक्यूरियम बनाती है, एंड सूटेबल मेटाबोलाइट ऑफ एट्राक्यूरियम एंड सूटेबल इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के अंदर सूटेबल है, यूजफुल इन मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर भी यूजफुल है। बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं अगर हम लोग बात करें ओवरऑल में भी इनका इतना यूज ना हो, बट इट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि निकोटीन जो है ना इटसेल्फ वो किस तरह रिस्पॉन्ड करी होती है। जैसे अगर हम बात करें चाय है, चाय के अंदर बी प्रेजेंट है, सिगरेट है, सिगरेट के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट हम लोग का जो है बेसिकली वो निकोटीन है, ठीक है। अब वो होता यह है कि जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं तो वो जो स्मोकिंग है, क्योंकि आप देखें निकोटीन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक पे भी एक्ट करी है, सिंपैथेटिक पे भी करी है। अब पैरासिम्पैथेटिक को इनोवेशन मिल रही है भाई, कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव हो रही है, एक्सक्रीशंस इंप्रूव हो रही है, उनकी डाइजेशन भी अच्छी चल रही होती है भाई, और ये सब चीज़ें। इसलिए जब वो छोड़ रहे होते हैं, जब उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो छोड़ेंगे तो उनकी जो एक उन्हें आदत पड़ी हुई है वो उनका जो माइंड एक्टिव होता है, बिकॉज वो एसिटाइलकोलिन का रिलीज हुआ, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज भी हो रहा है और इस तरह से बाकी सब चीज़ें, तो अल्टीमेटली वो विड्रॉल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो निकोटीन को इटसेल्फ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी फिजियोलॉजी बेसिकली क्या है, नॉर्मली कैसे फंक्शन करिए, तो एंटागोनिज्म में ऐसे हो रहा है। और डीपोलराइजिंग एजेंट की बात करें तो हम लोगों ने जिस तरह बात की कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स डीपोलराइजिंग भी है और नॉन डीपोलराइजिंग भी है। तो नॉन डीपोलराइजिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो डीपोलराइजिंग एजेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही एजेंट है, सक्सिनाइलकोलिन। बेसिकली जो डीपोलराइजिंग एजेंट्स है ना वो ये होते हैं, ब्लॉक तो वो कर रहे हैं लेकिन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर हम उसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पहले डीपोलराइजेशन करते हैं। कॉन्टिन्यूस डीपोलराइजेशन और हाई डोज पे अल्टीमेटली क्या होता है, लीड्स टू फ्लैसिड, लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ द मसल्स।
पहले क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगी। डिपोलराइजेशन जब होगी तो कॉन्टिन्यूस डिपोलराइजेशन से जो रीपोलराइजेशन है वो बहुत ग्रेजुअल हो जाएगी। जब वो ग्रेजुअल हो जाएगी तो जो नेक्स्ट फेज आना था डिपोलराइजेशन का वो नहीं आ रहा होगा। जो सेकंड फेज डिपोलराइजेशन का जब वो नहीं आता तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो फ्लैसिड और पैरालिसिस जो है वो मसल्स की हो जाएगी। और डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स इंक्लूड द ड्रग सक्सिनाइल कोलिन। ठीक हो गया। अभी हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स को, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स को। बेसिकली मेरा जो है ना वो एम ये था कि इसमें चाहे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनकी नेचर क्या है। जैसे लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं वो, उसके अलावा उनकी लोकेशन क्या, वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट है, वो सेंट्रली भी प्रेजेंट है, एट द सेम टाइम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। और निकोटिनिक सिंपैथेटिक इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे इफेक्ट्स आप ये जो है ना आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक कौन से इफेक्ट्स हैं, सिंपैथेटिक कौन से इफेक्ट्स हैं। ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर भी जब एसिटाइलकोलिन या निकोटिन आके निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगी तो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, अब ये जो सारे इफेक्ट्स हैं, अब जब हम लोग ब्लॉकर्स दे रहे हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में, तो ये क्या होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज जो है वो इनहिबिट करेगा, लेकिन यूज नहीं है। पहले अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में यूज था लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है इसलिए यूज नहीं करते। और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं उनके भी एडिशनल सपोर्टिव थेरेपी है। उस केस में अगर आप एनेस्थीसिया कर रहे हैं सर्जरी के दौरान तो एक सपोर्टिव और एक एडिशनल थेरेपी के तौर पर यूज हो सकते हैं कि वो क्या करेंगे, उसको थोड़ा इफेक्ट को प्रोनाउंस कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। ये भी डिपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल जो है उसको इनहिबिट करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो जो हमारे पास वो वाली ड्रग है डिपोलराइजिंग की, हम लोगों ने नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की बात कर ली ना, कि एनेस्थीसिया में यूज हो रहे हैं, इंट्यूबेशन में यूज हो रहे हैं। और जो डिपोलराइजिंग है बेसिकली उसमें ड्रग ही सिर्फ एक है, सक्सिनाइल कोलिन। तो ये ड्रग्स की आप लोग क्लासिफिकेशन याद रखिएगा कि बेसिकली जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं मैकामाइलामिन और हेक्सामिथोनियम यूज हो रही है इसमें, एट्राक्यूरियम, ट्यूबोक्यूरेरिन और वेंक्यूरोनियम और रुक्यूरोनियम, दीज आर द ड्रग्स दैट आर नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। और जो डिपोलराइजिंग है वो सक्सिनाइल कोलिन है। तो दिस इज द लेक्चर, होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आई ट्राई कि जो है नेक्स्ट वीक मैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के ऊपर जो है ना वो लेक्चर अपलोड कर दूं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं हर हफ्ते एटलीस्ट वन लेक्चर तो जरूर अपलोड करूं। कभी हो सके तो 2 भी कर दूं, लेकिन बस ये है कि आप लोग काइंडली से सुने और मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि जितना शेयरिंग होगी, जितने लोगों तक पहुंचेगा, अल्टीमेटली उतना ही बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।